नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सीजी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है, अर्थात कोई संस्था कोई इंस्टीट्यूट है उसके पाठ्यक्रम से हमको क्या आशय है बताना है। पहला है संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम, दूसरा है संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, तीसरा ऑप्शन दिया गया है संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, और चौथा है संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम जो होता है वो किसी संस्था के पाठ्यक्रम से बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंद श्रवण हानि स्तर होता है। जो मंद श्रवण होता है दोस्तों उसका हानि स्तर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0 से 25 डेसिबल, दूसरा है 26 से 40 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 41 से 55 डेसिबल, और चौथा ऑप्शन है 56 से 70 डेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 26 से 40 डेसिबल जो होता है वो मंद श्रवण हानि स्तर होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है यूआर, दूसरा ऑप्शन है सीआर, तीसरा ऑप्शन है यूएस, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका सीएस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सीएस, यानी कि ये होता है अस्वाभाविक उद्दीपक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीएस, यानी कि सी का मतलब होता है कंडीशन और एस का मतलब होता है स्टिमुलस। या क्या होता है, स्टिमुलस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इसका सीएस करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कीमोथेरेपी किसके इलाज के लिए किया जाता है। तो कीमोथेरेपी जो होता है दोस्तों कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन है विशेष शाला के माध्यम से, दूसरा है एकीकृत शिक्षा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान जो है एकीकृत शिक्षा द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है पहली कक्षा, दूसरा ऑप्शन है शाला की प्रथम कक्षा में, दूसरा ऑप्शन है शाला की समस्त कक्षा में, और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। ये दो नहीं होगा दोस्तों, कक्षा 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा शाला की प्रथम कक्षा में जो है आरटी 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के जितने भी निकटतम जो विद्यार्थी हैं उनको प्राथमिक शाला में 25% तक का स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उसमें एक नहीं है। जो एक जो है समस्या नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है पैतृक अंतर्द्वंद, दूसरा है मिजाज परिवर्तन, तीसरा है आत्मीयता का भाव, और चौथा ऑप्शन दिया गया है जोखिम का लेख। या तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आत्मीयता का भय जो होता है दोस्तों उनमें से एक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था में
बच्चों के दोहराने की प्रवृत्ति जो है विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अवस्था में बच्चे दोहराने लगते हैं तो कौन सा होगा, शैशवा अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत में पराधीनता नैतिकता के दौरान दिखाई पड़ती है। पराधीनता जो है वो नैतिकता के किसके दौरान दिखाई देती है? पहला ऑप्शन है 1 से 4 वर्ष की उम्र में, दूसरा ऑप्शन है 4 से 7 वर्ष की उम्र में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 7 से 10 वर्ष की उम्र में और फोर्थ ऑप्शन है 10 वर्ष से आगे की उम्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका 4 से 7 वर्ष की उम्र में पराधीनता नैतिकता दिखाई देने लग जाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि ये पहला ऑप्शन दिया गया है ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान लगाते हैं। दूसरा है केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है अपनी किसी भी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते और चौथा ऑप्शन है वयस्कों के परिणाम के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अपनी किसी भी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से वो सोच नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले पाते। इसी कारण से दोस्तों उनमें किशोरों में जोखिमपूर्ण व्यवहार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है आत्मसातन वर्तमान का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन करता है। दूसरा ऑप्शन है समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन है समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। पहला ऑप्शन दिया गया है केंद्रिता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अविनाशिता, तीसरा ऑप्शन क्षैतिज डिक्लेश और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए बी त्रुटि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन होता है उसमें केंद्रिता जो होती है प्रमुख विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग क्या होंगे? पहला है 3 माह की जो बच्चे होंगे उनमें संवेग की प्रारंभिक अवस्था क्या होगी? पहला जो दिया गया है प्रसन्नता, उदासीन, घृणा, दूसरा ऑप्शन प्रसन्नता, उदासीन, परानुभूति और तीसरा ऑप्शन दिया है प्रसन्नता, घृणा, ईर्षा और चौथा ऑप्शन है उदासी, घृणा और गर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका जो 3 माह की अवस्था के जो प्रारंभिक संवेग होते हैं उसमें प्रसन्नता, उदासी और घृणा की हमें संवेग देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नता होती है अतः शिक्षक को होना चाहिए। विद्यार्थी जो होते हैं उनमें अलग अलग व्यक्तित्व भिन्नता होती है तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए? पहला है सीखने के एक समान गति पर जोर देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे, तीसरा ऑप्शन है कठोर अनुशासन का पालन करे और फोर्थ ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कल्पना करिए आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन दे देंगे, दूसरा ऑप्शन है यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ दे देंगे,
तीसरा ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। और फोर्थ ऑप्शन है, बारम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा हम बार बार खोलेंगे लेकिन कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? पहला है विकास, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन समायोजन और चौथा है अस्थिरता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा जो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से कौन व्यक्त करेगा? तो वो करेगा परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा परिवर्तन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। पहला है अनुवांशिकी की, दूसरा है पालन की, तीसरा ऑप्शन है अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की और चौथा ऑप्शन है अनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका पालन की। जो प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास की जो प्रमुख भूमिका होती है वो पालन की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यानी कि दोस्तों एक छात्र का समूह था, वो दूसरे छात्र के समूह को परेशान कर रहा था। तो ऐसे में अगर आप एक टीचर हैं तो क्या प्रतिक्रिया करेंगे? पहला ऑप्शन, छात्रों को दंडित करना, दूसरा पालकों को लेने के लिए भेजना, तीसरा ऑप्शन दिया है छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना और चौथा ऑप्शन है उन्हें कड़ी चेतावनी देना। तो इसे ऐसा क्या करेंगे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर हम क्या करेंगे? परामर्श देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तो वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है, यह मत प्रदर्शित करता है विकास को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विभिन्नता को, दूसरा है निरंतरता को, तीसरा ऑप्शन है विच्छिन्नता तथा निरंतरता को और चौथा ऑप्शन दिया गया है कभी विच्छिन्नता तथा कभी निरंतरता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका निरंतरता जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? निरंतरता होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया था? पहला ऑप्शन है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है, दूसरा ऑप्शन है प्रतियोगी परीक्षा ऐच्छिक होती है, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 5 की परीक्षा बोर्ड परीक्षा और कक्षा 10 का कोई परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 10 तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक परीक्षा होगी। इसे एनसीएफ 2005 की रूपरेखा में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है उसको क्या कहेंगे? पहला है उद्दीपन अनुक्रिया, दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए तथा बी यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया और अनुक्रिया उद्दीपन और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अनुक्रिया उद्दीपन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? स्कैफोल्डिंग को दोस्तों कई बार पाड़ लिखा करके भी देखने को मिलता है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? टेम्पररी तरीके से हेल्प करना। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सहायता के स्तर को बदलना, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है
अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के जेडडीपी को प्रभावशाली तरीके से मापना, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला है सर्वे विधि, दूसरा दिया गया है आपको व्यक्तिगत अध्ययन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मनोविश्लेषण और चौथा ऑप्शन दिया गया है अवलोकन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवलोकन। अवलोकन के जरिए आप शिशु और छोटे बच्चों की समस्याओं को हल कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है MRI एक प्रक्रिया है। MRI एक प्रक्रिया है। पहला है तंत्रिका प्रतिबिंब, दूसरा है सोनोग्राफी, तीसरा है पैथोलॉजी और चौथा है एक्स किरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो तंत्रिका प्रतिबिंब होती है। MRI मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। MRI कराया जाता है दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या आपने देखा भी होगा MRI करते हुए। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? पहला है मात्रा, दूसरा ऑप्शन है मात्रा एवं अंक, तीसरा ऑप्शन है अंक यानी कि संख्या और चौथा ऑप्शन दिया गया है मात्रा, अंक और क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होते हैं उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे मात्रा यानी कोई क्वांटिटी को समझ लेते हैं, नंबर को, अंक को और क्षेत्र यानी एरिया को भी समझने लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम विकास को बताता है। पहला ऑप्शन है पैर के अंगूठे से मस्तक तक, दूसरा ऑप्शन है मस्तक से पैर के अंगूठे तक, तीसरा ऑप्शन है मेरुदंड से हथेली की उंगलियों तक और चौथा ऑप्शन दिया गया है हथेली की उंगलियों से मेरुदंड तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका मस्तक से पैर के अंगूठे तक जो होती है वो क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है मानसिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है शारीरिक, तीसरा ऑप्शन चारित्रिक और चौथा ऑप्शन दिया गया है भावात्मक। तो अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है दोस्तों? वो बच्चे के शारीरिक से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों इसका शारीरिक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है बाल्यावस्था की उसे हमको बताना है। पहला है शारीरिक व मानसिक स्थिरता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वास्तविक जगत से संबंध, तो ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है दूसरों पर निर्भरता और चौथा ऑप्शन दिया गया है रचनात्मक कार्यों में आनंद, तो ये भी हमारा हो जाएगा। लेकिन जो दूसरों पर निर्भरता है दोस्तों ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर यह है कि नैमित्तिक अनुबंध केवल अमानुष जानवरों पर है क्रियाशील होता है, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है और तीसरा ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना होती है और फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह धारणा कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। पहला ऑप्शन है सभी किशोरों के लिए सत्य है, कुछ किशोरों के लिए सत्य है, असत्य अधिकांश शोध के अनुसार और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है
असत्य, क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग जोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सभी किशोरों के लिए सत्य होता है कि उनमें तूफान या तनाव की अवधि का अनुभव करने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि किशोरावस्था में तूफान और तनाव जो है इसको किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? आप जो है दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, बोबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार का प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति में बच्चे के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती है। दूसरा ऑप्शन है यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता है। और चौथा ऑप्शन यदि बच्चों ने पहले कभी बोबो गुड़िया नहीं देखी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाएगी। तो यही जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर सीजी टेट में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आपको सॉल्व जरूर करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करते हैं और आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर एमसीक्यू के रूप में कराने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।